हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी घर पर हैं और मस्त हैं। सो आज सभी का मैं वेलकम करता हूं वोकैब सेशन 21 में। आज का जो सेशन है वो 21 है। जिन स्टूडेंट्स ने 20 सेशंस नहीं देखे, प्लेलिस्ट मैंने वोकैब की बनाई हुई है चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट में जाओ और 20 के 20 सेशंस को देखो, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाओ। सो स्टार्ट करते हैं वोकैब सेशन 21। ध्यान देना, आज का जो हमारा रूट है उस पर हम जरा नजर डाल लेते हैं। मैं लिख देता हूं पहले। आज है डियर वोकैब सेशन 21। आज का जो रूट रहने वाला है हमारा, वो रूट है मॉर्फ। ये हमारा रूट रहेगा। अब सवाल है कि मॉर्फ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है और कैसे हम उसे रिलेट करते हुए चलेंगे। ध्यान दो, जो नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं मैं बता दूं बेटा, हम जो वोकैब कर रहे हो रूट मेथड पे हम फिलहाल बात कर रहे हैं। रूट मेथड के अकॉर्डिंग टेक्निकल वे से वोकैब सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मॉर्फ जो रूट होता है, जब भी मॉर्फ आपको कहीं दिखेगा सो इसका मीनिंग आप रिलेट करोगे किसी भी चीज की शेप या किसी भी चीज की फॉर्म से। कल की वोकैब सेशन में भी शायद ये रूट आया था। मॉर्फ आएगा शेप या किसी भी चीज के फॉर्म से, आप उसका मीनिंग रिलेट करके चलोगे। अब इसी से हम अपनी वर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। जरा पहला वर्ड देखो, ध्यान से सुनना प्लीज, साथ साथ कॉपी मत करना, बाद में मेरी भाई कॉपी करना। ध्यान से सुन लोगे तो सेशन को एक बार देखने से चीजें याद हो जाएंगी। ध्यान दो, पहला मैंने एक वर्ड बनाया अमोर्फस। पहला वर्ड हमने बनाया अमोर्फस। अब ध्यान से सुनो, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूं तो मोर्फस तो मुझे यही दिखाई दे रहा है और मोर्फस के अलावा क्या है, ए। तो इसका मतलब मैं ब्रेक डाउन करूंगा ए प्लस मोर्फस। सो मोर्फस तो ड्राइव हो गया मॉर्फ से, जिसका मीनिंग हम समझ पा रहे हैं, रिलेट किया जाएगा शेप से। अब सवाल है क्या आप अगर मैं ए एक सिंपल एक लेटर को देखता हूं तो क्या वो भी कोई मीनिंग देता है? बिल्कुल देता है। आपको पता है जब आप किसी भी वर्ड में प्रीफिक्स करते हैं ए तो वो एंटोनिम क्रिएट करने का काम करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सेंस देता है मेरे दोस्त विदाउट की, कहीं ना कहीं वो चीज को क्या करने का, एक्सक्लूड करने का कहीं ना कहीं सेंस देता है, विदाउट देता है। अब ध्यान से सुनो, ए का मीनिंग निकल के चल रहा है विदाउट और मॉर्फस का मीनिंग आ रहा है शेप। मतलब कोई भी चीज वो शेप में नहीं है, वो शेप के बिना है, तो कहीं ना कहीं आप उसे शेप लेस कह सकते हो, विदाउट डेफिनेट फॉर्म कह सकते हो। सो इसका एक मीनिंग ड्राइव करने की जरा कोशिश कर लेते हैं। मैंने मीनिंग ड्राइव किया डियर, नॉट हैविंग डेफिनेट फॉर्म। जब किसी चीज की कोई डेफिनेट फॉर्म ना हो, सपोज करो मैंने आपके सामने कोई ऐसी फिगर बनाई, मैंने बोला बताओ ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, क्या है? आपने बोला सर ये तो कोई शेप ही नहीं है, तो शेपलेस है। तो आपने बोला अमोर्फस शेप, तो अमोर्फस फिगर, अमोर्फस आइडिया, जिस आइडिया का कोई मतलब बेस ही ना हो, पता नहीं क्या बकवासबाजी में बोल दिया। तो कोई भी चीज जो शेपलेस है, बेसलेस है, उसके लिए आप यूज करके चलते हो अमोर्फस। सो अमोर्फस फिगर कैसी होगी? जिसको देखकर आप पहचान कर बता ही नहीं पाओ एग्जैक्टली शेप का नाम क्या दिया जाना चाहिए। क्लियर है? सो इसके लिए आप अमोर्फस यूज करते हो, जो बना है ए प्लस मॉर्फस से। पहला वर्ड क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाते चलना प्लीज, साथ साथ कॉपी कोई ना करे। फिर से ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, कल के सेशन में याद आया मुझे, कल मैंने सेशन डाला था, उसमें कमेंट में एक बच्चे ने जो है डाउट डाला था कल कि सर अगर हमें सपोज करो अमोर्फस की पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप ड्राइव करने की कोशिश करो, डेयर आप बोलोगे, मैंने बोला अमोर्फस फिगर, तो फिगर हुआ क्या? नाउन। तो अमोर्फस अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता होगा? एडजेक्टिव। सो बच्चे, कई बच्चों का तो ये भी डाउट होता है अगर सर मुझे इसे नाउन में कन्वर्ट करना हो, सपोज करो अमोर्फस को मुझे नाउन बनाना है, तो क्या करें बच्चे? अमोर्फस को नाउन बनाना आप ड्राइव कर लो, अमोर्फसनेस। आप बचपन में आपने पढ़ा है जब हम सफिक्स कर देते हैं NESSTION SION, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास सफिक्स करने के लिए जो है वर्ड्स हैं जिन्हें हम सफिक्स करने के बाद एक वर्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनमें चेंजेस लाते रहते हैं। हमारे पास एक रूट होता है, उस रूट में आप प्रीफिक्स करते हो, कुछ सफिक्स करते हो, और प्रीफिक्स करने से और सफिक्स करने से डियर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी इफेक्ट आ जाता है। बहुत बचपन की बातें 4th 5th 6th क्लास में आपने सीख ली होंगी। ठीक है, अगर भूल गए हो तो डियर 6th 7th 8th 9th 10th की इंग्लिश की बुक उठाओ, कोई भी प्राइवेट ऑथर की, और उन्हें पढ़ लो, बेस आपका तैयार हो जाएगा। उनसे चीजें बनाना सीख लो। अगर मैं अमोर्फसनेस लिखूंगा तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगी। अब आप चाहते हो कि इससे आप ड्राइव कर लो कहीं ना कहीं एडवर्ब, तो एडवर्ब बना लो। अमोर्फस अपने आप में क्या था? एडजेक्टिव। और आपको पता है एडजेक्टिव पर जब आप ly
सफिक्स करते हैं तो ज्यादातर केसेस में वो चीज ड्राइव होती है अपने आप में क्या, एडवर्ब। इस तरीके से बनाते हुए चल लेना आप चीजें, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिनका ये बेस तैयार नहीं है बच्चे, 6, 7, 8 की भी इनफ है, अपना बुक्स उठाओ इंग्लिश की, अपना बेस तैयार करो, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है बच्चे। बेस तैयार नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला बच्चा 6, 7, 8 इतना बेस बनाने के लिए वहां से एनसीईआरटी उठा के पढ़ता है बच्चे। वो शर्माता नहीं, उसे पता है जो काम बेस में है वो किसी चीज में नहीं। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं बनाना तो आप वोकैब आगे स्ट्रॉन्ग क्या करोगे। सो जिन जिन बच्चों का वीक है वो इस पे ध्यान दें, जिनका स्ट्रॉन्ग है बच्चे इन मेरी बातों को इग्नोर करो, अपना फोकस करो मीनिंग पर, कैसे ड्राइव किया जा रहा है चीजों को। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ड क्या है? सेकेंड वर्ड है मोर्फोलॉजी। अब मैंने जैसे कि कहा था कि कोई भी जब रूट आता है तो उस रूट को देखते हुए चला करो। मोर्फोलॉजी को अगर मैं ड्राइव करने की कोशिश करता हूं तो आप इसमें देखेंगे मोर्फो, और मोर्फो में ऐड हुआ है लॉजी। मोर्फोलॉजी का मीनिंग निकालने के लिए मैंने बोला मोर्फो, मोर्फो में ऐड हुआ है मेरे भाई लॉजी। अब आपको पता है जो लॉजी रूट होता है उसका मीनिंग हम रिलेट करते हैं मेरे भाई स्टडी से, ठीक है। और मोर्फो दैट मीन्स मोर्फ इसमें मिला है तो मोर्फ हम रिलेट करते हैं शेप से, ठीक है। अब ये स्टडी करनी है शेप, बट किसकी शेप स्टडी करनी है? शेप या फॉर्म या स्ट्रक्चर की, आप कुछ भी कह सकते हैं, शेप कह लो, फॉर्म कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, बट किसके स्ट्रक्चर की स्टडी करें वो तो यहां पे लिखा ही नहीं है। सो डियर, आप इस मीनिंग को किसी चीज से भी रिलेट कर सकते हो। सपोज करो इसको अगर मैं टर्म्स में यूज करूं लैंग्वेज में, कि इसका मीनिंग बताओ लैंग्वेज से रिलेट करके, सपोज इसका मीनिंग बताओ लैंग्वेज से रिलेट करते हुए। सो आप इसका मीनिंग लैंग्वेज से रिलेट करते हुए बता दोगे, स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ड, कि वर्ड के स्ट्रक्चर में, वर्ड के फॉर्म में कैसे कैसे चेंजेस आते जाते हैं, अगर आप उसको जो है स्टडी करते हैं सो लैंग्वेज से रिलेट हो जाएगा वो मोर्फोलॉजी। सो मोर्फोलॉजी का सिंपल मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर, फिगर। बट वो किसकी शेप है, किसका स्ट्रक्चर है, किसकी फिगर है, उसके लिए आप उस चीज को बस रिलेट करके पढ़ लोगे। सपोज करो आपने इसका मीनिंग रिलेट किया लैंग्वेज, तो मैंने बोला स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ड। भाई लैंग्वेज है, वर्ड से रिलेशन है उसका, तो वर्ड की स्टडी कर रहे हो तो लैंग्वेज की स्टडी हो रही है, वर्ड में कैसे कैसे हम चेंजेस लाते चलते हैं। दूसरा देखो, अगर आप इसका बायोलॉजिकल टर्म्स में यूज करने लग जाओ मीनिंग, सपोज मुझे बायोलॉजिकल टर्म्स में इसका मीनिंग चाहिए, सो आप इसको क्या कह दोगे? स्टडी ऑफ फॉर्म, या आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। जिससे रिलेट करोगे भाई, जैसे सपोज करो मॉर्फोलॉजी ऑफ अ सेल, आपने बोला मॉर्फोलॉजी ऑफ अ सेल। सो बायोलॉजिकल अगर टर्म्स में यूज करोगे तो उसका मीनिंग उससे रिलेट कर जाएगा, लैंग्वेज लिटरेचर से रिलेट करोगे तो उसका मीनिंग उससे रिलेट कर जाएगा। जहां आपको रिलेट करना है रिलेट करो, बस इसका मीनिंग याद रखना मॉर्फोलॉजी किस तरीके से रिलेट किया जाता है। अच्छे बातें कहां काम आएंगी? फिलअप में आ जाएगा मीनिंग, ना पूछते हुए क्या पता फिल इन द ब्लैंक्स में इस चीज को, इस वर्ड को यूज करें। सो जिस टर्म में यूज होगा उसी टर्म में उसका मीनिंग रिलेट करके आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। आसान हुआ, इसलिए रट्टा मत मारना वो कैब का। सो आप मॉर्फोलॉजी का आप यूज कर लोगे। सपोज करो इससे अगला वर्ड मैं इसी से बना के दिखाता हूं, आप ध्यान दो। इसको आपने रिलेट किया, एक वर्ड मैं इसके साथ यहां जियो लगा देता हूं, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी को ध्यान से सुनो, आप इसमें 3 रूप देख पा रहे हो, जियो, मॉर्फोलॉजी। अगर मैं लॉजी को अलग से देखता हूं, लॉजी को अलग से देखता हूं तो उसका मीनिंग निकल के आता है डियर स्टडी। अगर मैं यहां तक मॉर्फ को समझने की कोशिश करता हूं तो उसका शेप या फिगर या स्ट्रक्चर, जैसे भी आप बोलना चाहो। डियर आपको पता है जियो का जो मतलब होता है वो होता है अर्थ। अब इन तीनों चीजों को रिलेट करो, स्टडी ऑफ शेप और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जब आप अर्थ के स्ट्रक्चर या शेप जिसकी भी स्टडी करनी चाहें तो उसके लिए वर्ड क्या बना के दिया गया है आपको? जियोमॉर्फोलॉजी। उसी चीज को आप रिलेट कर लो तो इसका फाइनल मीनिंग अगर आप रिलेट करके लिखोगे तो इसका फाइनल मीनिंग आ जाएगा डियर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आप इसको इस चीज से रिलेट कर लो। सो जैसे ही आपको वर्ड आएगा वो रिलेट कैसे करना है वो दिमाग आपको लगाना है।
इसलिए वोकैब को रटना नहीं है, सिंपल सीखते हुए चलना है। क्लियर है? अब यहां तक स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कॉपी करो। मैं यूं गया और यूं मुलाकात करते हैं आपसे, आप करें कॉपी। चलिए डियर, आपका कॉपी हो गया होगा, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। 3 वर्ड हो चुके हैं हमारे, बात करते हैं 4th वर्ड की। मेरे भाई दिमाग लगाना अब भी, ताकि बातचीत बनती रहे और मुझे ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूं, तुम घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। ऐसा फील नहीं होना चाहिए। क्लास का माहौल मतलब जब स्टडी करने बैठो तो एकदम एकांत में शांत बैठ के पढ़ना है। क्लियर है? 4th वर्ड देखो, ध्यान देना क्या है, और शायद ये रूट मैंने पहले सेशंस में यूज किया है, सो आज टेस्ट हो जाएगा आपको याद है कि नहीं है। एंथ्रोपोमॉर्फिक। अब बताओ क्या ये पहले सेशंस में आया या नहीं आया? मुझे याद है यहां तक ही आया है, ध्यान से सुनो। एंथ्रोपोमॉर्फिक में आप देख पा रहे हो रूट को, अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं इस वर्ड को तो आप पाओगे इसमें एंथ्रोपो प्लस मॉर्फिक। अब मॉर्फिक का तो आप मीनिंग समझ पा रहे हो, वो तो हमने यूज कर लिया, बट एंथ्रोपो जो एग्जैक्टली आया है इसका रूट अगर आपको याद होगा ढंग से, तो एंथ्रोपो बना है एंथ्रोपोज से, और जो एंथ्रोपोज है उसका मैंने मीनिंग आपको रिलेट करके बताया था मेरे भाई, यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको। ह्यूमन या मैनकाइंड से आप रिलेट करते हैं, ह्यूमन या मैनकाइंड से आप रिलेट करते हैं। बात करते हैं मॉर्फिक। अगर मैं मॉर्फिक की बोलूं तो वो शेप हो गया, ठीक है, आपने शेप या फॉर्म उसको बोलने की कोशिश कर ली, तो ये रिलेशन यहां है। अब इसको रिलेट करते हैं जरा। मॉर्फिक हुआ शेप या फॉर्म, और एंथ्रोपो आया है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज जो रूट होता है उसका मीनिंग होता है ह्यूमन या मैनकाइंड से, वो रिलेट करता है। ठीक है, अब दोनों को रिलेट करो। सो इसका रिलेशन आ जाता है या कोई भी हो एनिमल या कोई भी हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या एनिमल हो हैविंग सिमिलर फॉर्म, हैविंग सिमिलर फॉर्म। ऑब्जेक्ट हो या एनिमल हो, उसकी सिमिलर फॉर्म हो, लाइक मैनकाइंड और लाइक ह्यूमन। इसके लिए रिलेट करते हो मेरे भैया एंथ्रोपोमॉर्फिक। एंथ्रोपोमॉर्फिक, एंथ्रोपोज बना है, एंथ्रोपोज ह्यूमन या मैनकाइंड से रिलेट करता है। मॉर्फिक शेप, ठीक है, या स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा एनिमल हैविंग सिमिलर फॉर्म लाइक ह्यूमन, जिसकी ह्यूमन जैसा स्ट्रक्चर जिसको देखने से आपको लगे इस टाइप का, तो उसके लिए वर्ड बनाया गया है एंथ्रोपोमॉर्फिक। आसान हुआ। चलिए मेरे भाई बात करते हैं 5th वर्ड। साथ साथ कॉपी नहीं छोटे, साथ साथ कॉपी नहीं बच्चे, पहले सीखो फिर देखो। अब यूज कर लेते हैं कई बार डायमॉर्फिक। अच्छा, डाई रूट जो है वो ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है। डायमॉर्फस, डायमॉर्फस को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो इजी है। डाई जो होता है वो रिलेट करता है टू, और मॉर्फस आपको पता है शेप। सो मुझे जरा सोच के बताएं डाइमॉर्फस क्या होगा? हैविंग सिंगल फॉर्म और टू फॉर्म्स। वेरी गुड, हैविंग टू फॉर्म्स, यहां सिंगल नहीं, हैविंग टू फॉर्म्स, मतलब एक नहीं उसकी 2 फॉर्म्स है। सो उस टाइप के वर्ड के लिए हम डाइमॉर्फस। अच्छा, कई बार अगर इसको मुझे सिंगल बनाना हो तो आपको पता है सिंगल के लिए हम प्रीफिक्स कर लेते हैं मोनो, और जैसे ही मैं मोनो वहां पर प्रीफिक्स करता हूं तो मोनोमॉर्फिक कर लो आप, मोनोमॉर्फिक हो जाएगा हैविंग सिंगल फॉर्म। ये सिंपल वर्ड है बट एग्जाम में आ जाता है मेरे भाई। मेरा फर्ज बनता है, जो भी एग्जाम में आया है, एग्जामिनर के फेवरेट है, वो रूट से रिलेट करते हुए सारे वर्ड आपको करा के चला जाओ। देखो डियर, इसमें यूज हुआ है मोनो, और आपको पता है जो मोनो है वो सिंगल होता है, 1। मोनो मीन्स 1। सो 1 फॉर्म, दैट मीन्स हैविंग सिंगल फॉर्म। क्लियर हो गया 6 वर्ड। चलिए बात करते हैं 7th, आ जाएगा यहां पर। ध्यान दो, एक वर्ड है जो इसी से आया, ये हो गया डाई 2, मोनो हो गया 1। एक होता है प्लियो, प्लियोमॉर्फिक। अब मुझे मॉर्फिक का तो पता है, शेप वगैरह से मैं रिलेट कर लूंगा, बट मुझे देखना है प्लियो अपने आप में क्या मीनिंग साउंड करता है, इसका मतलब क्या होता है। ध्यान दो, ब्रेक डाउन करते हैं। प्लियो प्लस मॉर्फिक, तो शेप फिगर से मॉर्फिक रिलेट कर लिया। इस मीनिंग में सिर्फ यहां प्लियो का लिख देता हूं। इसका मीनिंग होता है डियर मोर, ज्यादा।
और मोर ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या होता है? एक या एक से ज्यादा। सिंपल है, मोर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, ज्यादा मतलब एक या एक से ज्यादा। सो प्लियोमॉर्फिक में ये ओवरऑल दोनों ही कवर हो जाएंगे, वन या वन से ज्यादा कितने भी। सो हैविंग वन और मोर फॉर्म्स, हैविंग वन और मोर फॉर्म्स। और आप कह सकते हो मोर देन वन फॉर्म, जहां पर यूज कर लो आप, उसके लिए आप बोल लेते हो प्लियोमॉर्फिक। सो प्लियोमॉर्फिक बना है प्लियो प्लस इससे मॉर्फिक। प्लियो का मतलब होता है मोर और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म या शेप, जैसे भी आप उसको रिलेट करना चाहो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, 8th वर्ड आ जाएगा, यहां कैमरे में दिख रहा होगा, यूज कर लेते हैं, यही लिख लेते हैं। ध्यान दो, अगर मैं एक वर्ड को रिलेट करता हूं डियर, ये होता है आइसोमॉर्फिक। ये वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है। अब आइसोमॉर्फिक है, इसके लिए याद रखना, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं इस वर्ड को, एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है। अब मुझे एग्जाम में अगर कई बार ये हो जाता है बेटा, अगर आपको 4 पार्ट में से, 4 ऑप्शन में से तुक्का भी लगाना है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका तो मीनिंग रिलेट पता ही है, मिलता जुलता, कहीं ना कहीं हेल्प तो मिलेगी आपको। चलिए अब जान लेते हैं एग्जैक्टली आइसो का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनो मेरे भाई, आइसो का मीनिंग होता है सेम, अलाइक, ठीक है, या आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं सिमिलर। ये मीनिंग होता है आइसो का। और मॉर्फिक आपको पता है शेप, तो आइसो प्लस मॉर्फिक से आइसोमॉर्फिक बना होगा। अगर वो बना है तो इसका मतलब उनकी शेप क्या होगी? सेम या अलग? वेरी गुड, सेम। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं हैविंग सिमिलर फॉर्म, हैविंग सिमिलर फॉर्म। उसके लिए यूज कर लिया जाता है आइसोमॉर्फिक, मतलब दो चीजें अलग हैं बट उनकी शेप, स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। सो सिमिलर होना आइसोमॉर्फिक होगा। 8 वर्ड हुए, स्क्रीनशॉट नहीं, कॉपी करो। मैं यूं गया और यूं मुलाकात करते हैं। तुम्हारे चेहरे की स्माइल बता रही है याद हो रहा है छोटे, बहुत अच्छी बात है बेटा। वो कैब याद होगी, बस तरीका सही होना चाहिए। ध्यान से सुनो। चलिए डियर, कॉपी हो गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अभी हमारे हो गए 8 वर्ड्स हो गए हैं, 9th की मैं बात कर रहा हूं। देखो अब 9 और 10 ये दोनों वर्ड्स हैं, एग्जामिनर के फेवरेट हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना दोनों वर्ड्स पे। 9th की बात करते हैं। 9th होता है हमारा ऑटो। अब आपको देखना, इसमें जैसे जैसे मैं रूट लिखता चलूंगा, उन वर्ड्स को, उन प्रीफिक्स के जो भी मीनिंग आप निकालो अपने दिमाग में, पहले से सेट रखना। क्लियर हो गया? ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। अब अगर ऑटोमॉर्फिज्म को देखोगे तो आप इसमें पाओगे ऑटो और मॉर्फिज्म इसमें एड ऑन हुआ है। अगर मैं मॉर्फिज्म तक की बात को समझने की कोशिश करता हूं तो ये शेप हो जाएगी, और ऑटो का मीन्स का अगर मैं मीनिंग समझने की, रिलेट करने की कोशिश करूंगा तो डियर वो होता है क्या? सेल्फ। ऑटो है सेल्फ, मॉर्फिज्म रिलेट करेगा शेप से। ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन तैयार करता है, इसलिए मॉर्फिज्म आप उसको बोलने की कोशिश कर रहे हो। अब ध्यान दें, इसका मीनिंग किस टाइप का निकलेगा? जब आप किसी दूसरे व्यक्ति में सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक से देखें, ऐसा लग रहा है जैसे वो आपकी ही तरह है, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मीनिंग देखना, इसका लिख देता हूं। द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग अदर्स एज हैविंग characteristics as oneself। उसको देख के लग रहा है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जैसी आप में है, उसके लिए आप वर्ड यूज कर लेते हो। क्लियर है? साउंड ओके है ना? इसमें दिख नहीं रहा मेरे को स्क्रीन में, देखो। द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग अदर्स एज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज oneself, उसके लिए आप यूज करते हो ऑटोमॉर्फिज्म। अच्छा वर्ड है, एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए मैं इस पे मार्क कर लेता हूं इंपॉर्टेंट। चलिए जी 10th वर्ड की बात करते हैं, जो है डियर अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, टेक्निकल है, जरा समझने की कोशिश करना। मेटा अलग से निकलेगा, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके लिखूंगा। मेटामॉर्फ। अब देखो, मेटा का एक अलग मीनिंग आएगा, मॉर्फ का एक अलग मीनिंग आएगा, ऑसिस का एक अलग मीनिंग आएगा। मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग एग्जैक्टली क्या निकलता चलता है, अभी मैंने तीनों ब्रेक डाउन करके आपको दिखाए, तीनों को एक बार ब्रेक कर लो, तीनों के मीनिंग अपने आप आते चले जाएंगे। एक है डियर मेटा, एक है मॉर्फ और एक है ऑसिस।
मेटामॉर्फोसिस। अब इनका मीनिंग क्या है? देखो, जो मेटा का मीनिंग होता है वो रिलेट करता है चेंज, और याद रखना ये आगे भी आएगा, ये रिलेट करता है चेंज, बदलाव से। मेटा का मीनिंग रिलेट करता है डियर चेंज। मॉर्फ आपको पता है शेप। चलिए, ऑसिस किसी भी चीज की कंडीशन या प्रोसेस को दिखाता है, किसी भी चीज की कंडीशन या प्रोसेस से इसका मीनिंग कहीं ना कहीं आप हमेशा रिलेट करता हुआ नजर आओगे। कंडीशन हो गया, प्रोसेस हो गया, स्टेट, उसकी अवस्था, उससे इसका मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेट करते हुए पाओगे। हमेशा सफिक्स किया जाएगा और इस सफिक्स का मीनिंग कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलेट होता मिलेगा। तीनों को याद रखना, आगे जाके ये किसी ना किसी मोड पर फिर से टकराएंगे आपके साथ। क्लियर है? तो क्या क्या मीनिंग आया? मेटामॉर्फोसिस में आया, मेटा होता है चेंज, मॉर्फ होता है शेप, ये होता है कंडीशन, प्रोसेस, जो भी वो चीज है वो चेंज आने की प्रोसेस, ठीक है, या स्टेट। अब मेटामॉर्फोसिस रिलेट कैसे कर जाएगा? बच्चे आपने क्या करना है? चेंज किसमें? शेप। इसका मतलब आप उस शेप, उस फिगर, उस स्ट्रक्चर में क्या कर दो? चेंज। इसका मतलब किसी भी चीज का कंप्लीट चेंज हो जाना, किसी भी चीज का कंप्लीट चेंज हो जाना, उसके लिए आप यूज कर लेते हो मेटामॉर्फोसिस। अब देखो, मेटामॉर्फोसिस के लिए कंप्लीट चेंज मैं लिख सकता हूं, और ये आया कैसे है मेरे भाई, वो बस आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको पता है। यहां लिख दूं, दिख जाएगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड भी इसके लिए यूज हो जाता है। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ इतना ही वर्ड लिख के दे। सो मेटामॉर्फोसिस के लिए मेटामॉर्फ ऑसिस, ऑसिस अपने आप में कंडीशन, प्रोसेस या स्टेट के लिए ड्राइव किया जाता है वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनर का फेवरेट है, पूछता है वन वर्ड में। समझ आया ना? क्लियर? सो डियर, ये था आज का सेशन। क्योंकि जो हमने आज रूट उठाया अपना मॉर्फ, मॉर्फ से रिलेट 10 ऐसे वर्ड्स हैं जो बिंदास हैं, एग्जामिनर के फेवरेट है और अच्छे हैं। सो अच्छे से इनके नोट्स बनाओ, मेंटेन करो। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि डेली वोकैब आपके लिए लाता रहूं, और अभी शायद आज कुछ ग्रामर का भी शाम को मैं अपलोड करूंगा। अभी करीबन 1:30-2 बजने वाला है, 2-2:30 का करीबन टाइम हो गया। सो अभी अपलोड करने वाला हूं मैं वोकैब, और हो सकता है आज ही शाम को मैं कुछ ग्रामर का टॉपिक है, कल मैं पक्का आपके लिए कोई ना कोई ग्रामर में इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आऊं। सो डियर, प्लेलिस्ट तैयार है, वोकैब की प्लेलिस्ट चेक करो। दूसरा, इसी रूट वर्ड की जो पीडीएफ है, बाकी जो इजी वर्ड्स हैं हमेशा, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा। सो मेरे टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, टेलीग्राम ऐप पर जाकर आपको चैनल दिखाई देगा। जिसके सब्सक्राइबर्स सबसे ज्यादा हैं वो ऑथेंटिक है। क्लियर हो गया? सो वहां जाके आपको इसकी पीडीएफ दिख जाएगी। सो पीडीएफ भी अपना सेव रखो, और दूसरा, इन चीजों को कॉपी करते हुए बेहतर वे से चलो। क्लियर हो गया? और ऑलवेज बी पॉजिटिव। बेटा, कई बच्चे नेगेटिव जा रहे हैं, सर जॉब शायद नहीं निकलेंगे। क्या ऐसा है क्या जॉब निकलेंगे नहीं? सब भूखे मरेंगे क्या? बेटा, तैयारी भी कम टाइम में नहीं होती है, तैयारी भी टाइम लेगी, हो सकता है जॉब निकलने में भी टाइम लगे, बट बी पॉजिटिव। अपनी सेल्फ स्टडी पे आंच मत आने दो। जब निकलेगी ना जॉब, हम इतनी लंबी छलांग मारेंगे कि हमसे लंबी कोई छलांग ना मार पाए, और सबसे बढ़िया पोस्ट अपने हाथ में होगी। इन बातों को हमेशा याद रखना। सो इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।